प्यारे बच्चों नमस्कार। आप पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। आज इस हमारी क्लास 12 का एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक बच्चा दिख रहा होगा लालटेन लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो लाइट से रिलेटेड है, प्रकाश से रिलेटेड है। बच्चों थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं इससे और इसके आगे आने वाले चैप्टर्स के बारे में। बच्चों जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है किरण प्रकाशिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और ये जो है नीचे वाला पार्ट ये थोड़ा अलग है, मतलब ये चैप्टर एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक में अपन बात करते हैं किरण प्रकाशिकी, मतलब रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, वो सारी चीजें उसी से संबंधित हमने कुछ यंत्र बना दिए, जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, आप लोगों ने देखा होगा लैब के अंदर, या स्टार्स देखते हैं दूरदर्शी से, वो सब प्रकाशिक यंत्र के अंदर आते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गति करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया किरण प्रकाशिकी। इसके आगे आने वाला जो चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी, उसमें हम बात करेंगे कि जो प्रकाश है वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो तीसरा चैप्टर जो आएगा उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, जिसके अंदर बात करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो वहां पे अपन बोल देंगे कि इसकी कणीय प्रकृति है। तो बेसिकली ये जो तीन चैप्टर है उसमें से दो चैप्टर में हम प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में बात करते हैं, एक ये वाला और एक प्रकाश का जो हम द्वितीय प्रकृति वाला चैप्टर है वो, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जबकि जो तरंग प्रकाश के नाम से समझ आ रहा है कि उसके अंदर हम प्रकाश के तरंग रूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम प्रकाश को एक सरल रेखा में मानने वाले हैं कि सरल रेखा में गति करेगा और उसकी वजह से परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है या प्रकीर्णन हो रहा है प्रकाश का, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें, बहुत मजा आने वाला है। अलग अलग चीजें, अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे हम लोग। ठीक है, अलग अलग चीजें किस तरीके से होती हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट के बिना अपनी क्लास का सबसे जो पहला पार्ट है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस क्लास के अंदर यानी इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा क्या है, इस चैप्टर का फ्लो क्या है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में। बच्चों ये दो पार्ट आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़कर आए हो ये वाले, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों ने अपवर्तन भी पढ़ा है, जो आपने नहीं पढ़ा वो इसके बाद वाली सारी चीजें हैं। ये तीन चीजें तो क्लास 10th में भी थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा और इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। जैसे आपने दर्पण सूत्र पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आया कहां से, कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, वो पढ़ेंगे। r बराबर जो है 2f होता है, कहां से आया, कैसे आया, वो डिराइव करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें और एडवांस न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके अलावा हमारे लिए एक नया टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टॉपिक नहीं था, राजस्थान बोर्ड में हुआ करता था पहले कभी, ठीक है, और भी कुछ बोर्ड्स में हुआ करता था, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये क्लास 12 का पार्ट है। फिर गोलीय पृष्ठों और लेंसों से अपवर्तन करेंगे, ये भी क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। प्रिज्म से अपवर्तन ये नया टॉपिक है, क्लास 10th से थोड़ा बहुत कोरिलेट करता है, जो था ना ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, जो था हमारे पास मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर, उसमें थोड़ा बहुत लेंस के बारे में था, तो थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया है। फिर अपन पढ़ेंगे सूर्य से अपवर्तन के कुछ परिघटनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, लाल दिखना सूरज का, ठीक है, बादलों का नीला दिखना, और बादलों का सफेद दिखना, आकाश का नीला दिखना, और हमारा जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसका काला दिखना, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें जो आप शायद 10th क्लास में पढ़कर आए हो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र। तो ये चैप्टर का एक दूसरा भाग हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो आज हमारा मेन मोटिव जो है इन दो पार्ट्स को खत्म करना है, यानी परावर्तन और गोलीय दर्पण से हमारा परावर्तन। ठीक है, तो बच्चों एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस वाले लेसन में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, फास्ट का मतलब हो गया क्योंकि वो जो चीजें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा जल्दी लेंगे। ठीक है, एक हमारे राहुल सर ने एक वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है, बहुत टाइम पहले बना दिया था, गोलीय दर्पण से जो परावर्तन है उसकी अलग अलग स्थितियां, वो वीडियो भी हम आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों
और उससे भी पहले आज का हमारा गोल, ठीक है, हमेशा की एक हमारी आदत रही है कि हम टुडेज गोल लिखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का भी एक गोल है। टुडेज गोल क्या है हमारा, एक तो समतल दर्पण से परावर्तन करेंगे और गोलीय दर्पण से परावर्तन करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही वो जो हमारा दर्पण सूत्र है वो डिराइव हो जाए, ठीक है, r बराबर 2f डिराइव हो जाए। और अगर हमें पास समय बचा, पर्याप्त समय हुआ, तो उस केस में हम एक दो न्यूमेरिकल जो है पीछे के उसको भी टच करेंगे, ठीक है। चलो कोशिश पूरी रहेगी आज की। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, प्रकाश होता क्या है, क्या चीज है ये प्रकाश। तो देखो भाई बच्चों, आपने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी, प्रकाश एक तरीके की ऊर्जा है। धूप में जाके खड़े हो जाते हो, गर्मी फील हो रही है, अभी तो ठंड का मौसम है ना, मजा आ जाता है धूप में खड़े होकर, मतलब ऐसी गर्मी सी फीलिंग होती है ना, कोई गर्म कोना वोना मिल जाए अपन तो वहां पे जाके खड़े हो जाए, ठीक है। तो यहां बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश जो है वो क्या है, एक तरीके की ऊर्जा, और बात सही भी है। लेकिन इसकी जो अच्छी सी और एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि ये क्या होता है, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है। उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। पहली डेफिनेशन तो ये लिखिए कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अब ये पेंसिल है, ब्लैक क्यों दिख रही है, बहुत सारा प्रकाश इसके ऊपर गया, टकरा के मेरी आंखों में आया, जिसकी वजह से मैं इसको देख पा रहा हूं, ठीक है। ओके, ये रही मेन डेफिनेशन इसकी कि हमारी आंखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमों से संबंधित विकिरण जिनकी तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर आएगा। बच्चों यहाँ पे मिलीमीटर नहीं आएगा, प्लीज मेक अ करेक्शन, यहाँ पे नैनो है, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। हाँ, तो ये नैनो है हमारे पास, मिली नहीं है। तो ये नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। अब ये भाई ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बच्चों से पहले वाले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है और शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। वो ये है, हमारे पास जो लाइट आती है ना, एक्चुअली उस लाइट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसमें यूवी रेज भी होती हैं, उसमें रेडियो वेव्स भी होती हैं, उसमें एक्स रेज भी होती है, गामा रेज भी होती है, इंफ्रारेड रेज भी होती है, अलग अलग तरीके की रेज होती है। उसमें से जो पार्ट हम देख पाते हैं उसको अपन बोलते हैं दृश्य प्रकाश, इंग्लिश में उसको बोलते हैं विजिबल लाइट। अब इस विजिबल लाइट की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो 400 नैनोमीटर से, नैनो का मतलब बच्चों कितना होता है, 400 नैनोमीटर का क्या मतलब हो गया, 400 गुणा 10 की घात माइनस का 9 मीटर। और 750 नैनोमीटर का मतलब भी यही समझ गए होंगे आप लोग, 750 गुणा 10 की घात माइनस का 9 मीटर ये होती है। तो हम जो दृश्य प्रकाश देख पाते हैं, यानी जो विबग्योर हम देख पाते हैं, वो सारे के सारे कलर इनके बीच में हिलाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले उधर वाले हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें इतनी एडवांस नहीं है अभी तक के लिए, तो इवैल्यूएशन हमारा, हम इस तरीके से इवॉल्व नहीं हुए हैं कि हम इस तरीके की लाइट को भी देख सके, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। तो इस पार्ले पार्ट के बारे में अपने को बेसिकली इस चैप्टर में स्टडी करनी है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, एक तरीके की ऊर्जा होती है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और ये प्रकाश जो हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसका एक छोटा सा भाग है, दृश्य प्रकाश वाला, जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से चीजों को हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा है इन विकिरणों को अपन प्रकाश कहते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं बच्चों कि प्रकाश जो होता है उसकी निर्वात में चाल कितनी होती है। प्रकाश निर्वात में यानी स्पेस में सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है और इसकी स्पीड होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और क्योंकि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश के जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं, 400 नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा, और मेरे आसपास तो सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो उसका आकार बहुत छोटा छोटा है। तो वो जब चलेगा ना, तो इतने छोटे छोटे कण अगर इधर उधर भी जा रहे होंगे ना, तो लगेगा हमें दूर से देख करके कि एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, ठीक है। वापस सुनिएगा भाई, हमारे आसपास के कण बहुत बड़े बड़े हैं। ये मेरे पास पेंसिल बहुत बड़ी है, सामने मेरा सेलफोन रखा है, ये बहुत बड़ा है, कैमरा बहुत बड़ा है यार, लेकिन प्रकाश के कण तो बहुत छोटे छोटे हैं। अगर कोई प्रकाश कण इधर कोई इधर कोई इधर भी जा रहा होगा तो भी वो इतने छोटे छोटे हैं कि हमें दूर से देखने पे लगेगा यार एक तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सीधी सरल रेखा में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। देखो लिखा है, चूंकि सामान्यतः वस्तुओं के आकार की तुलना में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य काफी कम होती है, अतः प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे हुए माना जा सकता है, जैसा मैंने आपको भी बताया, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार के पथ को हम प्रकाश किरण बोलते हैं, मतलब लाइट रे बोलते हैं। और अगर बहुत सारी ऐसी लाइट मिल जाए तो उसको अपन बोलते हैं लाइट बीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। जैसे आपका गेट है, होल है, एक लाइट आ रही है,
लेकिन एक्चुअली उसमें एक लाइट नहीं है, उसमें तो बहुत सारी लाइट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। जैसे कि आपने टॉर्च से लाइट जलाई तो बहुत सारी लाइट आगे गई, एक सर्किल बन गया, एक गोला मतलब एक वृत्त बन गया, तो वो क्या प्रकाश पुंज है। ठीक है, आई होप इतनी बात भी सबको क्लियर होगी। चलो आगे बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो बच्चों बहुत आसान चीज है भाई, क्या है, प्रकाश था, चुपचाप सीधा जा रहा था, किसी चीज से टकराया, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ गया। ठीक है, सीधा जा रहा था, टकराया, वापस उसी माध्यम में आ गया। इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम से टकराए और टकराने के बाद वापस पुनः पहले माध्यम में आ जाए, तो इस प्रकाशिक परिघटना को बच्चों परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, मेरे सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा मिरर है, बड़ी हैवी सा है। अभी मेरे को देखो, हमारे सर मारेंगे भी, देखो आपको दिख रहा होगा, ये कैमरा दिख रहा होगा इसके अंदर। तो ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर, जिसके बारे में भी अपन आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें देखो आपको कैमरा दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश को क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। जब उस कैमरे से निकलने वाला प्रकाश इसके ऊपर आता है, तो टकराने के बाद वापस वायु में ही चला जाता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है बच्चों। ठीक है, होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो यही इसमें लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी तल पर गिरता है तो प्रकाश का कुछ भाग उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग तल से वापस परावर्तित कर दिया जाता है, उसी माध्यम में चला जाता है। कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में लौटा दिया जाता है। गिरने वाले प्रकाश का कितना भाग और कितना भाग दूसरे माध्यम में चलता है, ये जो है उसके तल पर निर्भर करता है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है, कि जब भी कोई लाइट किसी भी माध्यम पे गिरेगी, गिरने के बाद अगर वापस उसी माध्यम में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखो बच्चों, तो एक बार समझ लेते हैं। मान लो ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसी सरफेस जो कि प्रकाश को क्या कर सकती है, परावर्तित कर सकती है, कोई परावर्तित पृष्ठ है। तो जब भी हम परावर्तित पृष्ठ के बारे में बात करते हैं, तो एक तरफ से बच्चों उसकी करते हैं पॉलिश। पॉलिश का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक ग्लास लो, सिंपल ग्लास की शीट लो, ठीक है, जो हम खिड़की उड़की में लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट, दिखता नहीं, मतलब इसके आर पार दिखता है, उसके पीछे एल्यूमिनियम की फॉइल चिपका दो, बन गया मिरर, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बिहेव कर रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या कर दी, उसके ऊपर कलई कर दी या पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, पॉलिश कर दी, पतली पतली लेयर चढ़ा दी एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो जब प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, तो गिरने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन कैसा हो रहा है, अगर मान लो ये सरफेस जो है रफ होती, उबड़ खाबड़ होती, तो कुछ प्रकाश ऐसे जाता, कुछ ऐसे टकरा के जाता, कुछ ऐसे जाता, कुछ इधर चला जाता। सो बेसिकली प्रकाश का परावर्तन पृष्ठ पे तो निर्भर करेगा। एक चीज यहां पे जो समझने वाली बात है बच्चों, वो ये है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश का वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उस केस में प्रकाश का वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित होते हैं। जबकि उसकी प्रकाश की जो तीव्रता है, कि भाई मैंने जरूरी थोड़ा ना कि 100% लाइट डाली थी और 100% ही मेरे पास वापस आ गई, तो प्रकाश की तीव्रता जो है वो तल पे निर्भर करती है। जबकि वेग हुआ, तरंगदैर्ध्य हुई, आवृत्ति हुई, वो चेंज नहीं होते, प्रकाश की तीव्रता चेंज हो जाती है। तो आई होप सबको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं परावर्तन के बारे में बच्चों। ओके, तो देखिए ये लिखा है, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई वही लिखी है। प्रकाश की किरणों के किसी चमकीले पृष्ठ पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रकाशीय परिघटना को परावर्तन कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करते हैं बच्चों। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, परावर्तन के बारे में बात करते हैं, समतल दर्पण से परावर्तन, है ना। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक है, तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो अब इसके कुछ नियम होते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, और बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर हमें पता है, सर हमें पता है। तो देखो, पहला होता है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। अभी आपतन अपवर्तन होता क्या है, चलो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये है आपका वो सरफेस, वो सतह जहां से प्रकाश परावर्तित होने वाला है, और इसके दूसरी तरफ मैंने कर दी पॉलिश। तो बच्चों ये हो गया उसका परावर्तित पृष्ठ, ये हो गया परावर्तित पृष्ठ, और ये हो गई उसके ऊपर पॉलिश।
तो जो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है इस चैप्टर के लिए, तो जो प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है इसका नाम क्या है बच्चों? आपतित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। और ये आपतित किरण जब वापस बाउंस बैक होकर के परावर्तित होकर के उसी माध्यम में चली जाए तो इसका नाम है परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब हम क्या करेंगे, जो इसके ऊपर गिर रही है उसका नाम है आपतित किरण, जो इससे वापस बाउंस बैक होकर चली गई उसका नाम है परावर्तित किरण। अब हम क्या करने वाले हैं, जिस बिंदु पर ये परावर्तित हो रही है वहां पर हम बनाने वाले हैं एक काल्पनिक रेखा, और वो काल्पनिक रेखा इस तल के क्या होगी? लंबवत होगी। तो जिस आपतित किरण और इस काल्पनिक रेखा जिसका नाम क्या बच्चों? नॉर्मल, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब, ये काल्पनिक रेखा है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है जो उसका नाम है एंगल आई, यानी आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ जो ये कोण बनाती है उसका नाम है एंगल आर। तो हम क्या पहला लॉ बोल रहे हैं कि आपतित कोण अपवर्तित कोण के बराबर होता है। सेकेंड हमने क्या बोला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो हमारा अभिलंब है ये सब के सब एक ही तल में उपस्थित होते हैं। एक चीज अपने को यहां पे और डालनी है, एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही तल पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आ गई, क्योंकि एक ही भाई इसी में बनाया ना मैंने, ऐसा ना एक प्लेन लाइट यहां पे बना दी, एक लाइट यहां बना दी, सारा डायग्राम एक ही प्लेन में बन गया, इसका मतलब एक ही तल में बन सकता है आराम से। ठीक है, चलो आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, यानी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें से पहली प्रॉपर्टी बच्चों, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखो ये उठाना पड़ेगा मेरे को, तो देखो ये मेरे सेम साइज का, मेरे ही साइज का बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी मेरा भाई आपके सामने खड़ा हो गया है। ठीक है, मेरा भाई क्यों? क्योंकि जितने आकार का मैं हूं उतने आकार का यहाँ पे हमारा एक प्रतिबिंब भी बन रहा है। देखो ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, सब करते हो यार, सुबह सुबह अपने आप को आईने में देखते हो, है ना? मैं भी रोज देखता हूँ। ठीक है, तो जितने आकार की पेंसिल है उतने ही आकार की हमारी इमेज भी बननी। जितनी दूर ले जाऊंगा उतनी दूर इमेज बनेगी, जितना पास ले आऊंगा उतनी पास ही आएगी। जितने वेग से दूर जा रही है उतने ही वेग से उसकी प्रतिबिंब भी हमारी जो है दूर की तरफ जा रही है, उतने ही वेग से पास की तरफ भी आ रही है, जो भी हम कर रहे हैं। उसके बाद सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ना? पेंसिल सीधी रखी है, सीधा बन रहा है, उल्टी रखिए, उल्टा बना। ऐसा थोड़ा ना सुबह सुबह उठते पता पड़े कि तुम्हारे पैर तो ऊपर दिख रहे हैं, तुम्हारा सर नीचे दिख रहा है, ऐसा थोड़ा ना करता है। समतल दर्पण हमेशा सीधी हमारी इमेज बनाता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, एक चीज और करता है, इसको अपन बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो देखो पार्श्व परिवर्तन का क्या मतलब है, जैसे मैंने डाला, देखो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर देगा। देखो कैमरे में आपको बताता हूं, 5 ऐसे बनाया मैंने, देखो कैमरे में सब देखो ऐसे 5, मतलब मेरा अंगूठा ये रहा, जबकि मेरी इमेज के अंदर देखो अंगूठा उल्टा हो गया, है ना? उल्टा हो जाता है इसमें सब, है ना? सब चीजें उल्टी हो जाती है, पार्श्व परावर्तन हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस इमेज के अंदर जस्ट उल्टा बनता है। ठीक है, अब आपको ऐसा तो दिख नहीं रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई हो कि लेफ्ट का राइट। अच्छा देखो मैं पेपर से दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कहाँ गया? हाँ, तो देखो दिख रहा है क्या? कुछ ही नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को। देखो ये मिरर लिखा हुआ है इस पे, है ना? ये इस पे मिरर दिख रहा होगा, अभी कहाँ गया? हाँ ये रहा, इस पे देखो उल्टा दिखेगा मिरर, है ना? आई होप सबको दिख रहा होगा। तो मिरर जो है हमारा उल्टा हो गया इस पे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, उतने ही आकार का बनता है, उतने ही लंबाई का बनता है, मतलब आकार वही हो गया, उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, सीधा बनता है, पार्श्व परावर्तन हो जाता है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये हमारे राहुल सर जो है, मेरे को अपना डायग्राम मिटाना पड़ेगा ताकि आप हमारे प्यारे राहुल सर को देख सके, दर्पण में वो अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको समझ आई होगी। इसके अलावा बच्चों देखो आभासी होता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है। आभासी मतलब क्या होता है? अब दिमाग की घंटी बजानी पड़ेगी, ये सारी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, एक तो जिसको अपन बोलते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा वर्चुअल, जिसको अपन बोलते हैं आभासी, और एक अपन बोलते हैं रियल यानी वास्तविक। तो ये आभासी प्रतिबिंब और ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, ये क्या चीज होती है भाई, ये किस बला का नाम है? ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो
नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। ओके, पार्श्व परावर्तन भी लिखा है, मैंने आपको बता ही दिया। चलो ये सर ने डाल दिया है, एम्बुलेंस को देखो उल्टा लिखा हुआ इसलिए दिख रहा है, एम्बुलेंस पे उल्टा इसलिए लिखते हैं ताकि सामने गाड़ी वाले को सीधा ही दिखे कि भाई पीछे एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, चलो तो अब आपको मैं बताता हूं इमेजिनरी, हम जो बात कर रहे थे वर्चुअल इमेज के बारे में कि हमारी आभासी प्रतिबिंब वो क्या चीज होता है। देखो प्रॉब्लम क्या है हमारी आइस के साथ, हमारी आइस के साथ प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बोलूं कि मैं अजमेर में रहता हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं, कि मैं भाई है ना चाइना को क्यों नहीं देख पा रहा, मेरे को चाइना क्यों नहीं दिख रहा, मेरे को यूपी क्यों नहीं दिख रहा, मेरे को बिहार क्यों नहीं दिख रहा, मेरे को महाराष्ट्र क्यों नहीं दिख रहा, मेरे को गेटवे ऑफ इंडिया क्यों नहीं दिख रहा। हमारा अर्थ का कर्वेचर फ्लैट नहीं है, मतलब हमारी जो अर्थ है ना वो फ्लैट नहीं है। मैं पहाड़ पे भी जाके खड़ा हो जाऊं ना तो अजमेर का एक पर्टिकुलर लेवल देखने के बाद मुझे कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है। होता क्या है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी आईज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी आई सीधा ही देख सकती है, मेरी आई बेंडेड लाइट नहीं देख सकती, मतलब प्रकाश ऐसा मुड़ जाए ऐसा संभव नहीं है। बस यही एक परेशानी है। तो होता क्या है बच्चों, होता यह है कि मान लो कि हमारा प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे यानी समतल दर्पण पे एक वस्तु रखी। अच्छा फिजिक्स में हम वस्तुओं को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, क्यों बनाते हैं ऐसा, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाते, एरो में बनाता है कि इसका हेड है, सर है, मेरा सर है ना, सर को अलग से बताना पड़ेगा, तो सर को बताने के लिए मैंने एरो बना दिया, है ना। इसको अपन लिख देते हैं बच्चों ए बी, ठीक है ना, वस्तु क्या हमारे पास ए बी, जहाँ पे ए इसका बेचारे का मतलब पैर है और बी क्या इसका सर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट की जरूरत पड़ती है, तो हम ऐसी एक लाइट इसके ऊपर से इस तरीके से गिरा देते हैं। अब होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला इसके अंदर जितना कोण आपतन बना था उतना ही अपवर्तन बनेगा, तो ये आपतन कोण उतना ही हमारा परावर्तन कोण बनेगा, उतना ही हमारा जितना कोण आपतन बना था उतना ही कोण हमारा परावर्तन बनेगा। एक और लाइट ले लेते हैं बच्चों, चलो ग्रीन कलर से ले लेते हैं। तो मान लो ये ऐसे गई तो परावर्तन के बाद ये ऐसे गई, ठीक है, ओके। आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। अब मान लो मेरी क्या बोलते हैं अखियां जो है इसको यहां से देख रही है, काली काली अखियां, काली काली अखियां दिखेगी नहीं, तो सफेद सफेद अखियां बना देते हैं ना, सफेद हो गए मेरे बाल आंखों के, तो मेरी ये सफेद सफेद अखियां जो है इनको देखने की कोशिश कर रही है। बट इस सफेद सफेद अखियां के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेट लाइन देखने के लिए बनी है यार, ये देख नहीं पा रही, इसको ऐसा लग रहा है कि लाइट कहीं पीछे से आ रही है। अगर मैं बोलूं यार मेरे सामने विंडो है, विंडो के नीचे क्या चल रहा है मैं देख सकता हूं क्या, नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मेरी आईज तो सीधा देखने के लिए बनी है, मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा, नीचे झुकना पड़ेगा, तब जाके देख पाऊंगा ना, खड़े खड़े थोड़ा देख लूंगा कि भाई मेरी लाइट में मतलब उस चीज में से लाइट निकली, ऐसे निकल रही होगी और वो ऐसे बेंड होके मेरी आंख में चली गई, ऐसे नहीं आती, ऐसे तो लाइट ऐसे निकली और मेरी आंख में ऐसे चली गई, हम सीधा ही देख पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट कहीं पीछे से आ रही है, मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, लाइट कहीं पीछे से आ रही है, तो मेरी अखियां जो है उसको कहीं ना कहीं पीछे मिलाई देगी। तो यहां पे मेरी अखियां ने इसको मिला दिया, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा, ठीक है, समान नहीं बना है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब भावनाओं को उस पे जाना कि जितने आकार की वस्तु उतने ही आकार का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, कैसा बना, सीधा प्रतिबिंब बना, ठीक है। जैसे ये मिरर है, उठा लिया मैंने मिरर, अरे उठा लिया भगवा, तो देखो जैसे मैंने रखा तो इस रिमोट की जो है ना परछाई दिख रही होगी आपको इसके अंदर ही, अरे दिखी, देखो बन रही है ना, ऐसे रख दिया मैंने उसको, है ना, देखो ऐसे रखा, अरे दिखो कहीं नहीं रही हो, देखो ऐसे रखा तो इसके अंदर इमेज बन रही है, तो बस हमने भी ऐसे ही करा है, ठीक है, जैसे हमने करा है, जैसे हमने डायग्राम बनाया वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ऐसे बनाया है, अंदर इमेज बन रही है, मेरे हाथ की बन रही है, इसकी बन रही है, टिल्ड कर रहा हूँ, देखो बन रही होगी अंदर इमेज, बन रही है ना, मेरे को तो दिख रही है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाने की कोशिश की, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, बड़ा भारी मिरर है यार, टूट टाट गया ना, मेरी निकिल से 12 बजा देंगे, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात समझ आई होगी। इसको हम बोलते हैं बच्चों आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मतलब हमारी आईज ने, हमारी आंखों ने उनको मिला दिया पीछे, ठीक है। अब प्रतिबिंब आभासी मतलब होने का मतलब ये भी है कि मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मिरर के अंदर चला गया, मैं तो मिरर के बाहर ही खड़ा हूं ना, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर हूं, तो इसका मतलब वो मेरा कैसा प्रतिबिंब है, मेरा आभासी है यार, मैं तो सामने खड़ा हूं, मिरर के अंदर थोड़ी ना चला गया, तो मेरा कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। मेरी आंखों ने मेरे को ऐसा विजुअलाइज कराया, ठीक है, ये नैनो ने मेरे को क्या बोलते हैं, अखियों ने ऐसा फील करा दिया कि यार मैं तो अंदर खड़ा हूं,
कि मैं तो सामने खड़ा हूँ। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं। चलो अब हम बात करें बच्चों गोलीय दर्पण के बारे में। तो बहुत आसान सी चीज है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि मैंने लिया एक गोला, मैंने लिया एक गोला। बच्चों मैं बात कर रहा हूं गोले की वृत्त की नहीं, यहां पे तो वृत्त ही बनेगा, यहां थोड़ा ना गोला बना सकता हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक गोले के बारे में। तो बच्चों मैंने क्या करा, गोले को बाहर से या फिर अंदर से इसकी कर दी पॉलिश। वो होता है ना डिस्को लाइट, डिस्को दीवाने वाला है ना, तो बाहर से वो डिस्को लाइट में ना कैसे अपने मिरर लगे हुए होते हैं, तो वैसे ही हमारे पास एक गोला है। ठीक है, तो उस गोले पे मैंने बाहर से अंदर से कर दी पॉलिशिंग या बाहर से कर दी पॉलिशिंग, जहां से भी आप करना चाहो। ठीक है, करने के बाद क्या करा, करने के बाद काट दिया उसको, इसमें से अलग कर दिया, ये देखो कट, ये भी कट। तो कट करने के बाद मुझे इस तरीके का कुछ मिरर मिला है, इस तरीके का कुछ मुझे दर्पण मिला है। इसी दर्पण को अपन बोलते हैं बच्चों, इसी दर्पण का नाम है गोलीय दर्पण। डेफिनेशन में लिखा है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की तरफ, ये है इसका परावर्तक पृष्ठ, जहां पे मैंने उसके पास पॉलिश नहीं की, ये इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, या तो अंदर की तरफ वक्रित होगा, वक्रित मतलब कर्व्ड अंदर की तरफ ऐसे कर्व्ड, या फिर बाहर की तरफ वक्रित होगा, तो ये इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसका नाम क्या है, उत्तल, है ना, उत्तल जिसका तल बाहर की तरफ हो, है ना। ठीक है ना, उत्तल जिसका तल बाहर की तरफ हो, अवतल जिसका तल अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो इसका नाम है उत्तल, इसका नाम है अवतल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये तो आसान याद करना, इंग्लिश में तो के मतलब होता है गुफा, गुफा में तो अंदर ही जाते हैं ना, इसलिए गुफा जैसा दिखता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का एक भाग है, जो कि या तो अंदर से या तो बाहर से पॉलिश किया हुआ होगा, या एक ऐसा दर्पण जो अंदर से या बाहर से वक्रित हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मिरर लेकर भी आया हूं। ठीक है, देखो फील तो कराना बहुत भारी काम है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से मिरर होते हैं। अभी देखो इस मिरर के ऊपर ना लिखा हुआ है कि ये कॉनकेव है। देखो थोड़ा सा कैमरे के पास, ओके, देखो ये लिखा है मिरर, इसके ऊपर लिखा है कॉनकेव। निकालते हैं इसके अंदर क्या है भाई, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके का एक मिरर आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत छोटी सी इमेज दिख रही होगी इसके ऊपर, है ना, अंदर की तरफ, है ना। तो ये सीधी इमेज जो इसकी दिख रही है ना, अच्छा कौन सा मिरर है, कॉनकेव वाला ना, ये वाला। इसके अभी स्पेशल केसेस पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर ना हमारे सामने इस जो कैमरा है उसकी इमेज दिख रही होगी। ठीक है, ये देखो कैमरे की इमेज दिख रही है, सीधी सीधी इमेज। तो ये जो है वस्तु अभी एफ और हमारे पी के बीच में रखी हुई है, जो अभी अपने केस पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा है अवतल दर्पण। फील तो नहीं करा सकता, बट हाँ इसका थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना वो बाहर की तरफ साफ साफ फील हो रहा है कि जो है ये बाहर की तरफ वक्रित है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ एक बार दूसरा और मिरर है मेरे पास, उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये देखो लिखा है बच्चों इसके ऊपर, ये हमारे पास कॉन्वेक्स यानी उत्तल। इस पे लिखा है कि ये 20 सेंटीमीटर है इसकी फोकल लेंथ, एफ एल मतलब फोकल लेंथ, देखो लिखा है। ठीक है ना, और ये डी आई है मतलब इसकी जो डायमीटर है ना, जो इसकी मतलब थिकनेस जो है उसके बारे में बता रहा है, 50 मिलीमीटर की है। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा अंदर की तरफ वक्रित है। ठीक है, ओके, ये अंदर की तरफ वक्रित है बच्चों, मतलब पहले वाला जो था हमारा उल्टा डला हुआ यार, इनमें ये बाहर की तरफ था, है ना, ये थोड़ा कट कर देना यार, ये बाहर की तरफ था। अभी जो बाहर की तरफ वक्रित है ना, ये कौन सा है बच्चों, ये हमारा ये वाला उत्तल। ये तो हमेशा दर्पणी साला ऐसा है, बनाते हैं हमेशा आभासी प्रतिबिंब। तो देखो आभासी अंदर दिख रहा होगा, कितना ही दूर लेके जाऊं इमेज देखो छोटी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, लेकिन बनेगी इसके अंदर ही। मेरे को तो दिख रही है, तुम लोगों को नहीं दिख रही तो पता नहीं, मेरे को तो देखो दिख रही है दिख रही है दिख रही है दिख रही है। अरे अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है, दिख गई दिख गई दिख गई, देखो बड़ी हो गई। दूर जाते तो छोटी 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 हो जाती है, लेकिन बनती हमेशा इसके अंदर ही है। ठीक है, बनती हमेशा इसके अंदर ही है। ए गई और गायब भी हो गई अब तो, लगभग बहुत छोटी हो गई। जबकि ये वाला जो मिरर है जिसका नाम है हमारे पास हमारा कहा गया अवतल दर्पण, ये अंदर की तरफ वक्रित है। अब ये भाई साहब जो है ना जनरली रियल इमेजेस बनाते हैं, तो अब मैं देखने की कोशिश करूंगा ना, मुझे दिखेगा कुछ नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक कैनॉन की लाइट दिख रही है मेरे को, और क्या दिख रहा है, बस एक कैनॉन की लाइट और एक कैनॉन का कैमरा दिख रहा है। दूर जाते जाते इसमें कुछ नहीं दिखता,
क्योंकि इमेजेस रियल बनाता है, मतलब सामने बनाएगा पर्दे पे। पर मैं बहुत ज्यादा पास में लेके जाऊंगा ना तो शायद इमेज बना दे, क्योंकि वस्तु एफ और पी के बीच में रखी है, कैमरा है और तो कुछ नहीं नजर आ रहा मेरे को, ठीक है ना। हाँ ये रहा, देखो ये रहा, मैं दिख रहा हूं ना, सबको दिख रहा हूं, स्मार्टफोन लग रहा हूं ना, ठीक है। तो ये एफ और पी के बीच में वस्तु रखी है, इसीलिए बस बना पा रहा है ये, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी हमारे दर्पण दिखते कैसे, ठीक है। चलो फालतू बातों को साइड में रखते हैं, अपने लेसन पे फोकस करते हैं। तो गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक हो गया हमारा अवतल दर्पण और एक हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ये अंदर की तरफ वक्रित होता है और ये बाहर की तरफ वक्रित होता है। ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे हमने करी को सिल्वर कोटिंग, मतलब इसके ऊपर पुताई शुताई कर दी, कलई बोलते हैं उसको हिंदी में, कलई या फिर पॉलिशिंग, और इसमें इस अंदर की तरफ अपन ने पॉलिशिंग करी है, ठीक है। तो बच्चों वही डेफिनेशन लिखी हुई है, खोखले गोले के उभरे हुए तल पर कलई कर दी जाए तो इसके अंदर का तल परावर्तक बन जाता है, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। और अगर बाहर की तरफ कलई कर दी जाए, मतलब इस वाले केस के अंदर देखो, इस वाले केस में बाहर वाला जो सतह है वो किसकी तरफ वेव करे, अब हमारे परावर्तक सतह की तरह, और अंदर वाले भाग पे अपन ने कर दी कलई तो उसको अपन बोलेंगे हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब दोनों के अंदर होता क्या है, ये भाई साहब जो है ना, जो प्रकाश किरण आ रही है ना इसके पास, वो ये क्या करता है, उनको एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है। ये कुछ ऐसा करता है, देखो ये आई प्रकाश किरण सीधी 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 आ रही थी चुपचाप, कोई मतलब नहीं इसको, इसने क्या करा, इनको एक बिंदु पे केंद्रित कर दिया, ऐसे एक पॉइंट पे केंद्रित कर दिया। क्योंकि इसने केंद्रित कर दिया इसलिए इसका नाम पड़ गया अभिसारित दर्पण, ठीक है। हाँ लिखा ही रहा, इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिसारित दर्पण, इसका नाम पड़ गया, मैं लिख देता हूं यहां पे, अभिसारित कर देता है, मतलब एक पॉइंट पे बिल्कुल मिला देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अभिसारी दर्पण। क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर रहा है, ठीक है। और ये वाला दर्पण क्या करता है भाई साहब, इसके ऊपर जैसे लाइट आती है ना, ये बावड़ा हो जाता है, बावड़ा हो जाने के बाद उनको दूर दूर फेंक देता है, बोला मेरे पास तो नहीं लाने दूंगा मैं, प्रकाश की किरणों को दूर फेंको। तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को फैला रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश किरणों को फैला रहा है, अब इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपसारित करना, ठीक है। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपसारित करना, फैलाने को बोलते हैं अपसारित करना, इसलिए इसका नाम पड़ गया अपसारित दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। आई होप इतनी बात तो सबको पता पड़ गई होगी, ठीक है। याद नहीं होगी तो रिवाइज तो हो ही गया होगा। चलिए अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं फटाफट फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहली बेटा हमारे पास द्वारक। अब द्वारक क्या चीज होती है, जैसे ये है, ठीक है। अब इस लेंस के अंदर, इस दर्पण के अंदर, लेंस बड़ा याद आ रहा है मेरे को, तो इस लेंस के, फिर लेंस बोला मैं, तो इस दर्पण के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, इतना इतना ये डायामीटर इतना, तो इसके बाद अगर कोई भी लाइट जाएगी तो ये मिरर उसको किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका जो भी, इसकी जो भी है ना व्यास रहा होगा ना, उसी को अपन बोलते हैं द्वारक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव डायामीटर जो होता है हमारा, ठीक है, मिरर का। और हिंदी में वो व्यास जहां तक ये प्रकाश किरणों को क्या करे, किसी भी तरीके से इफेक्ट करे। देखो लिखा है दर्पण के उस भाग का व्यास जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है, मतलब जिसको इफेक्ट डालेगा, इसके आसपास को थोड़ा ना डालेगा। तो ये जो हमें डायमीटर मिला ना, इसी को अपन बोलते हैं द्वारक, चाहे ये हो चाहे इस केस में ये हो, ठीक है ना, इसी को अपन बोलेंगे द्वारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपरेचर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास वक्रता केंद्र। बच्चों जहां पे भी हमारे पास वक्रता आ जाता है ना, तो हम उस गोले के बारे में बात करते हैं जिससे ही बना है। तो देखो, तो हम सबको ही पता है कि अभी हमने बनाया था कि हमारा जो दर्पण था वो गोले से बन रहा था, चाहिए वाला दर्पण हो, चाहिए वाला दर्पण हो। तो जो भी गोले का केंद्र होगा ना, इस गोले का, उसको अपन बोल देंगे वक्रता केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको लिखते हैं अपन सी से। और इसकी जो त्रिज्या होगी ना, उसी को अपन बोलते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, ठीक है। जहां हमारे पास वक्रता बढ़ा जाता है ना, तो हम सीधा जाते हैं उस गोले के पास, बोले गोले की जो चीजें हैं वही लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ध्रुव, तो जो हमारा दर्पण है बच्चों, इस दर्पण का जो भी केंद्र होगा ना, जो भी सेंटर पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसको बोलते हैं बच्चों पोल। इसी का ही नाम क्या है, पोल है, ठीक है। इस दर्पण का बिल्कुल मिड पॉइंट, और इससे जो रेखा पास होती है, जो सी से भी पास हो रही है,
जो हमारे आर से भी पास हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन उसी की आ रही है, देखो आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ध्रुव आएगा बेटा, पी आएगा यहाँ पे। पी और सी से पास होने वाली एक सीधी सरल रेखा को काल्पनिक रेखा होती है, दिख थोड़ा रही है। इसमें कौन सी लाइट तुम्हें दिख रही है? कोई लाइट मेरे को तो दिख रही। ठीक है, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, क्यों? क्योंकि दिखेगी कैसे यार, दिख ही नहीं सकती इसके अंदर। तो हमने बस मान लिया किसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, जैसे ये ना, इसका जो भी सेंटर रहा होगा, ये वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन इसका ध्रुव। इससे जो एक रेखा पास होगी, काल्पनिक रेखा, उसी का नाम क्या है? इसका मुख्य अक्ष। चलो, वक्रता त्रिज्या मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ओके, ये रहे हमारे दो डायग्राम। पहले उससे पहले खत्म कर लेते हैं मुख्य फोकस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिए मैंने, आप चाहो तो देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, सारी वही सारी चीजें। तो होता क्या है भाई, जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है, अच्छा मिरर बनाते टाइम ध्यान रखेंगे, सारी चीजों को मार्क करेंगे। जैसे कि ये हुआ P हुआ, ये हमारा F हुआ, ये हमारा C हुआ। C तो हमें पता चल गया। F क्या चीज होती है कि जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है, अनंत से मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर, तो आने के बाद हमारे इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है। या अगर हम बनाए हमारा, ये तो हमारा कौन सा हो गया? कॉनकेव यानी अवतल, या फिर हम बनाए उत्तल। अब देखो ये ऐसा है ना, तो इसका सी भी यहां पे होगा, ऑब्वियस है। तो जब ये इसके ऊपर डाला, तो डालने के बाद इसने फैला दिया, बोले मैं तो नहीं आने दूंगी ना, तो इसने फैला दिया। फैलाने के बाद अब क्या होगा? अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो ऑब्जर्वर बोलेगा यार, मतलब प्रेक्षक, तो ऑब्जर्वर बोलेगा मैं तो सीधा देख सकता हूं, तो उसको ऐसा लगेगा कि लाइट कहीं पीछे से आ रही है भाई। ठीक है ना, उसको लगेगा कि लाइट कहीं पीछे से आ रही है। तो अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो हमारे दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपन बोलते हैं मुख्य फोकस। और इस मुख्य फोकस की P से जो दूरी होती है उसको बच्चों बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है ना, और C के जो P से डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं R। इसमें एक रिलेशन होता है R = 2f, जो हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। यही हमने सब लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने और उत्तल का दर्पण के पीछे होता है। डायग्राम नीचे बने हुए हैं बच्चों, इसलिए मैंने हटा दिया उसको मेन को। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फोकस दूरी मैंने आपको बताई दी, F की हमारे P से दूरी। ओके, चलो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, जो हम बनाने वाले हैं, इसके अंदर अपन साइन कन्वेक्शन पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान, दुनिया का सबसे इजी काम होता है साइन कन्वेक्शन पढ़ना। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे दो अक्ष लिए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो जो धनात्मक एक्स अक्ष है उसको धनात्मक लो ना यार भाई। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो तो ये क्या होता है? पॉजिटिव एक्स, ये माइनस एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये माइनस वाई। तो ये वाली जो दूरियां होंगी, ये वाली जो ऐसे क्षैतिज में माप रहा हूं, तो ये वाली दूरियां धनात्मक, ये वाली दूरियां ऋणात्मक, ऊपर वाली दूरियां धनात्मक, नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक। बस ये होती है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। मतलब अगर ये वाली दूरियां माप रहा हूं ना मैं मिरर के राइट हैंड साइड पे माप रहा हूं, मतलब दाएं तरफ, तो उस केस में वो धनात्मक, और बाई तरफ माप रहा हूं तो ऋणात्मक। ऊपर की दूरियों को माप रहा हूं धनात्मक, नीचे की दूरियों को माप रहा हूं तो ऋणात्मक। और सारी दूरियां लेते कहां से? पी से, पोल से। यहां पे बच्चों आएगा पी पोल। ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। यही होती है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चलो बच्चों, अब अपन देखने वाले हैं कि जब अपन गोलीय दर्पण से परावर्तन करते हैं तो परावर्तन करते टाइम हमें किन किन लॉस को फॉलो करना पड़ता है, किन किन नियमों को फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम आगे जो अपने इमेजेस हैं उसको फॉर्म कर सके। ठीक है, इसमें सबसे पहला तो देखो बहुत आसानी है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वो हमारा एफ है, ठीक है ना, हमारा जो मुख्य फोकस है उससे गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है? अगर प्रकाश की किरणों को आपने एफ पे डाला है, पहले समांतर डाला था और एफ से पास हुई थी, अभी हमने एफ से डाला है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा भाई। ठीक है,
इसके बाद देखो बच्चों, अगर हमने P के ऊपर लाइट को डाला है तो जिस कोण पर प्रकाश को डाला है बच्चों उसी कोण पर वो वापस आ जाती है। अब रीजन भी मैं आपको इसके पीछे बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। क्या होता है जब दर्पण होता है, उस दर्पण के अंदर देखो हम सबको पता है गोले का भाग है ना, तो ये गोले का आर है, सही है ना, ये गोले की आर है मतलब उसकी त्रिज्या है। तो हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ना लंबवत होती है, ये हमें पता है। तो बच्चों क्या होता है एक्चुअली, ये वाला जो पार्ट है ना मिरर का, एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटे से पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जो यहाँ पर है हमारे पोल पर, है ना, ध्रुव पर। तो यहाँ पे जो मिरर है ना, ये छोटा सा एक प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण की तरह बिहेव करता है। और ये जो रेखा आ रही है हमारे पास, यानी जो इसकी त्रिज्या है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो बिहेव करती है हमारे अभिलंब की तरह। तो अभी हमने पढ़ा था समतल दर्पण में, तो जिस कोण पे आप प्रकाश को डालोगे उसी कोण पर वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो आर वाली लाइन है अभिलंब की तरह बिहेव कर रही है, और ये जो पोल है इसका जो मिरर है, दर्पण है, वो बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जिस कोण पर आप प्रकाश को डालोगे उसी कोण पर वो वापस आ जाएगा। इसमें आएगा बच्चों आई बराबर हमारे पास आर, क्योंकि हमारा पी वाला जो पार्ट है समतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास सेम चीज यहां पर है। हमने लाइट को किस पे डाला हमने लाइट को सी पर डाला। अब ध्यान से सुनो, जो सी है वो तो उस गोले का केंद्र है। तो अगर इस सी को अगर मैं ये जो दर्पण है इसके किसी बिंदु से मिला दूं, वो एक्चुअली इसकी त्रिज्या है। और त्रिज्या के बारे में मैंने आपको क्या बोला, त्रिज्या क्या है, उसका अभिलंब। तो अभिलंब पे जिस कोण पे आप डालोगे प्रकाश उसी कोण पे वापस आ जाता है। लेकिन अगर प्रकाश को अभिलंब पे डाल दो, ये आपका समतल दर्पण है, ये इसका अभिलंब है। तो अगर मैंने प्रकाश को अभिलंब पे डाल दिया तो क्या होगा, अगर प्रकाश को मैं अभिलंब पे डाल दूंगा तो ये अभिलंब से वापस एज इट इज टकरा के आ जाएगा। 0 डिग्री के कोण पे डाला था, 0 डिग्री कोण पे वापस आ गया। तो ये जो हमारा सी से पास होने वाली रेखा है, क्योंकि इसकी जो है त्रिज्या है, इसलिए बिना डेविएशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के वापस बाउंस बैक होके आ जाती है। अगर मैं प्रकाश की किरण को इसके ऊपर भी डालता ना तो वो बाउंस बैक होके आती, बिल्कुल ऐसे टकरा के वापस आ जाती। क्यों? क्योंकि ये हो कहीं पे भी ड्रॉ कर दो आप लाइन, कहीं पे भी इस सब इसकी क्या है, त्रिज्या है, मतलब अभिलंब की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, तो अगर हम F पर प्रकाश को डालते हैं तो वो बिना किसी परावर्तन के आराम से वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए आ जाता है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये 4 रूल्स है। अब इन 4 रूल्स के केसेस के बेसिस पर हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले हैं। तो बच्चों देखो बहुत आसान होता है। अभी हमने पढ़ा इस दर्पण के अंदर देखो क्या क्या है हमारे पास। दर्पण में हमारे पास P है, दर्पण में हमारे पास F है, दर्पण पे हमारे पास C है। तो क्या होगा, वस्तु को पहले रखेंगे अनंत पर, बहुत 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 दूर है। ठीक है, फिर क्या रखेंगे, C से पर थोड़ा आगे लेकर आएंगे, तो फिर C से परे रखेंगे, फिर आगे लेकर आएंगे, फिर C पर रखेंगे, फिर थोड़ा और लेकर आएंगे आगे, फिर C और F के बीच में रखेंगे, फिर थोड़ा और आगे लेकर आएंगे, फिर F पर रखेंगे, फिर थोड़ा और आगे लेकर आएंगे, फिर F और P के बीच में रखेंगे। ऐसे हमारे पास बन जाते बच्चों टोटल 6 केसेस। ठीक है, अनंत पर, C से परे, C पर, C और F के बीच में, F पर, और हमारा एक हमारे पास हो जाएगा F और P के बीच में। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। F पे भी रखना था मैं। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, जनरली ये जो दर्पण होता है ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, एक को छोड़ करके, जब वस्तु F और P के बीच में रखी हुई हो। वो मैंने भी आपको बताया, ये आपको करके भी दिखाया। तो देखो बच्चों, मैंने करके भी बताया, हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण अंदर की तरफ वक्रित है। तो अगर मैं इसको बहुत पास में लेकर आऊंगा ना, तभी जाकर के आपको जो सामने की चीजें ना वो दिखेगी। देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो कहाँ गया कैमरा, हाँ ये देखो, देखो मैं दिख रहा हूं ना। क्यों दिख रहा हूं मैं? क्योंकि वस्तु किस किस के बीच में रखी हुई है, F और P के बीच में। ठीक है, इसी केस में बस ये जो हमारी प्रतिबिंब जो हमारा वो सीधा बनाता है और वास्तविक नहीं बनाता है, सिर्फ आभासी बनाता है। ठीक है, आभासी और सीधा बनाता है। ठीक है, सिर्फ ये केसेस आप ये वस्तु F और P के बीच में रखी है, क्योंकि इसका फोकस जो है, फोकल लेंथ जो है इसकी, यानी इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर के बीच में रखी हुई है। ठीक है, आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो देखो, जब अनंत पे रखा तो कहां पे बनेगी बच्चों, सिंपल F पर यार, बहुत 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 छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी और वास्तविक बनेगी। और C से दूर रखा तो आसान है, C से दूर रखोगे तो C और F के बीच में बनेगी। जितना दूर रखोगे उतनी छोटी, जितना पास लाओगे उतनी बड़ी। तो C से दूर रखा तो F और C के बीच में
छोटी बनेगी वास्तविक और वही उल्टी। अगर वस्तु को सी पे रख दिया तो सी पे बन जाएगी यार, ठीक है, वही समान आकार की वास्तविक और उल्टी। ध्यान से सुनना, मैंने जब सी से दूर रखा था तो सी और एफ के बीच में बनी थी, तो जब सी और एफ के बीच में रहूंगा तो सी से दूर बनेगी, ये रही। अब क्योंकि वहां पे छोटी बन रही थी ना, पहले बहुत छोटी बनी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, पर पहले से छोटी थी, फिर सी पे रखा सेम आकार की बनी, फिर और आगे गया अब बड़ी बनेगी, ठीक है। इस वाले केस में कैसी बनी, बड़ी, वही उल्टी और हमारी वास्तविक। एफ पर रखा, देखो एफ का भाई ये रहा, ये इसका भाई है और ये इसका भाई है। एफ पर रखोगे अनंत पर बनेगी, क्योंकि अनंत पर रखा तो एफ पर बनी थी, ये रही बहुत बड़ी, वो भी बहुत छोटी बनी थी ना, ये बहुत छोटी बहुत बड़ी बनेगी, वही उल्टा और वास्तविक। बस एक ही केस लास्ट का अलग है, अगर एफ और पी के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनती है, मतलब दर्पण के अंदर, पीछे भी नहीं बोले, दर्पण के अंदर बोले तो ज्यादा बेटर है, आपको अच्छे से समझ आएगा। दर्पण के पीछे क्या होता, कुछ नहीं होता, दर्पण के अंदर बने तो दर्पण के अंदर बनती है, बड़ी बनती है और आभासी और सीधी बनती है, ठीक है। जो आपको मैं दिखा रहा था ना, कैमरा बड़ा बन रहा था, आप शायद नोट नहीं कर पा रहे होगे, पर मैं आराम से नोट कर पा रहा हूं कि जो इमेज बन रही है ना वो बड़ी बन रही है। मेरे पास कैमरा छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ी इमेज बना रहा है, देखो कैमरे की, इतना सा कैमरा इतनी बड़ी इमेज कैसे बना रहा है भाई, देखो कितना बड़ा इमेज बना दिया, इतना तो बड़ा हमारा कैमरा ही नहीं है और इतनी बड़ी इमेज बना रहा है, ये देखो ये देखो मेरे को कितना बड़ा कर दिया, इतना तो बड़ा दिख ही नहीं रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो इसके डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, ये रहे सारे इसके रे डायग्राम बच्चों। जब हमने अनंत पर रखा एफ पर बनी, सी से परे रखा तो एफ और सी के बीच में बनी, जब हमने सी पर रखा तो सी पर ही बन गई समान आकार की, जब सी और एफ के बीच में रखा तो सी से परे बन गई, बड़ी बनी, जब हमने एफ पर रखा तो अनंत पर बनी बहुत बड़ी, और जब हमने एफ और पी के बीच में रखा तो दर्पण के अंदर बनी और कंपैरेटिवली बड़ी बनी। तो आई होप ये सारे केसेस सबको समझ आ गए होंगे। रे डायग्राम हमने घबराओ मत बनाया आप लोगों के लिए। जब अनंत पे रख रहे हैं बच्चों तो देखो कहां बननी है उसको, एफ पर, ये बना दी हमने एफ पर, ठीक है ना। तो ये तो सबसे आसान होता है। अब अगर वस्तु को कोई बेटा एफ से दूर रखते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम वस्तु को पहले लेंगे ए बी। तो देखो बच्चों तीन ऑप्शन है आपके पास, एक तो प्रकाश किरण को आप सीधा ले सकते हो यानी मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा ऑप्शन आप प्रकाश को सी से डाल सकते हो, तीसरा ऑप्शन आप प्रकाश को एफ से डाल सकते हो, एक और ऑप्शन भी है आप प्रकाश को पी पे डाल सकते हो। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आपको कोई भी दो प्रकाश की किरण लेनी है। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर रखो, दूसरा ऑप्शन क्या है सी से पास करा दो, तीसरा ऑप्शन क्या है एफ से पास करा दो, और चौथा ऑप्शन क्या है कि आप पी पे डाल दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं और एक को एफ से पास करा देते हैं, ठीक है। तो आप जैसी इच्छा हो वैसे ले सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने ऐसे लिया, वो वापस इसी पे आएगी, ये इसी पे आ गई वापस, और जो मुख्य अक्ष के समांतर थी वो एफ से पास हो जाएगी हमारे पास, ये एफ से पास हो गई। तो यहाँ पे देखो इमेज बन गई इसकी बीच में छोटी छोटी, हमारे पास हो गया ए डैश बी डैश, उल्टी और वास्तविक सी और एफ के बीच में। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब रखते हैं बच्चों वस्तु को सी पर। तो अब वस्तु को जब हमने सी पर रखा बच्चों, नाम दे दिया इसको ए बी। तो देखो बच्चों एक तो सीधी डालेंगे अपन मुख्य अक्ष समांतर, उसको कहां से पास कराना है, एफ से करा दिया, एफ से। अब प्रॉब्लम ये कि मैं सी से नहीं डाल सकता, लाइट रहेगा, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, मैं एफ पे डाल देता हूं, ठीक है। एफ पे डालूंगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मैंने एफ पे डाला, तो एफ पे डालने के बाद ये मुख्य अक्ष क्या हो गई, मुख्य अक्ष क्या हो गई, ये समांतर हो गई। देखो बच्चों थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बिना एडजस्टमेंट के डायग्राम नहीं बनते। तो अच्छा तो ये कि आप पहले इमेज बना लो, ठीक है ना, इस समान आकार की बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है ना, पहले इमेज बना लो, फिर क्या बोलते हैं वो लाइनें वाइनें ड्रॉ कर देना। चलो तो सी पर रखा तो सी पर बन गई उल्टी और वास्तविक बन गई। इसके बाद वाला केस के बच्चों, अब रखेंगे एफ और सी के बीच में, ये रखा हमने वस्तु को ए बी, एक तो सीधी डाल दी जिसको एफ से पास कराया, एक को मान लो एफ से डाला अपन ने और उसको मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया, ठीक है। तो देखो सी से परे बन गई, उल्टी बन रही है, वास्तविक बन रही है और वस्तु से बड़ी बन रही है, ठीक है। आपको इच्छा करे जहाँ पे लाइट लो, ये सीधी दिख रही है यार मेरे को लाइन, अब बनाने के बाद सामने दिख रही है, सीधी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर देते अपन, ये इस तरीके से कुछ हो गई है ना, ठीक है। चलो आप तो भावनाओं पे जाओ बच्चों, है समझ तो सबको आई गया होगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे डायग्राम के ऊपर।
चलो अब हम रख रहे हैं बच्चों वस्तु को कहां पर, एफ पर। तो एफ पर रख दी, अब तो कोई जगह ही नहीं बची बेचारे के पास, एफ पे भी नहीं डाल सकते, नहीं तो एक डाल दो सीधी, जो सीधी डालोगे एफ से पास हो जाएगी, गुजार दी अपन ने एफ से। और एक को डाल दो, बचा कौन, पोल, ध्रुव, तो ये ध्रुव पर डाल दो, ये ऐसे चलेगी, तो कहां पे जाएगी, अनंत पे जाएगी। कहां पे जाके मिलेगी, अनंत पे, ठीक है, कहां पे जाके मिलेगी ये, अनंत पे, ठीक है। आई होप ये बात बच्चों को समझ आ गई होगी, हमारे प्यारे से बच्चे जो है। चलो आगे चलते हैं लास्ट केस की तरफ। अब इसको एफ और पी के बीच में रखते हैं, रखा ए बी, एक सीधी गई, जो सीधी गई वो कहां से पास होगी, एफ से, कर दी भाई आसान से। एक को अपन पास कराते बेटा हमारे पोल से, तो ये इस तरीके से टकरा के चलेगी। तो देखो अब ये दूर दूर जा रही है, ऐसे कोई मिलेगी क्या, कहीं नहीं मिलेगी यार, तो देखो दूर जा रही है। और अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो बोलेगा यार मेरे को तो दिख ही नहीं, मेरे को तो सीधा दिखता है ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पीछे मिला देगा इनको। तो इस तरीके से अपन इसको पीछे मिला देते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास बन गई उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे बोलो तो भी ठीक है, दर्पण के अंदर बोलो तो भी ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों इसके लिए जैसा मैंने आपको बोला था, आपके राहुल सर ने एक बहुत प्यारा सा वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चला के आपको जरूर से दिखा देता हूं मैं वीडियो। तो देखो भैया ये हमारे राहुल सर हैं, और ये राहुल सर जो है उन्होंने जुगाड़ से एक ऑप्टिकल बेंच बनाई है। ऑप्टिकल बेंच बच्चों आपको लैब में मिलेगी, उसका यूज करके आप कर सकते हो, नहीं तो घर पे देसी जुगाड़ उन्होंने किया है। एक कैंडल ले ली है, ये हमारी स्क्रीन बना दी है, यहाँ पर देखो उन्होंने 2 मिरर भी लिए थे, ये सारे केसेस उन्होंने समझाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे पॉज कर देते हैं, ये आप आराम से देख सकते हो। ओके, डायग्राम उन्होंने रे डायग्राम डाले हैं, आप आराम से देख लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ बस इमेजेस बन कैसे कैसे रही है और कहाँ कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि कहाँ कहाँ रखा है राहुल सर ने हमारे। तो सबसे पहले अपन ने रखा है बेटा उसको बियॉन्ड सी, मतलब सी से दूर की तरफ रखा है। तो कहां बनेगी हमारी, सी और एफ के बीच में। तो देखो राहुल सर ने वस्तु को बियॉन्ड सी रखा है, मतलब सी से दूर रखा है, सी से परे रखा है, और प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है। कैंडल बहुत बड़ी जल रही है लेकिन इमेज बहुत छोटी सी बन रही है, ठीक है। आई होप ये वाला केस सबको समझ आया होगा। लिंक आपको एक बार और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। ओके अब हम रख रहे हैं वस्तु को सी पर, सी पर रखेंगे तो उतने ही आकार की बनेगी, और कैसी बनेगी, उल्टी, ठीक है। तो ये देखो सी पर उन्होंने रख दिया वस्तु को। ओके तो देखो यहां पर उन्होंने सी पर बना करके आपको बता रहे हैं। ओके देखो सेम आकार की बन गई बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आकार की, बहुत प्यारी इमेज बन रही है, ठीक है। और एक कहां बन रही है हमारे पास, सी पर रखी, सी पर ही बन गई, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। ये आप ऐसा मत सोचिए तो वस्तु है, दर्पण यहाँ पे रखा हुआ सर के हाथ में, ठीक है ना, वो उससे बना रहे हैं। अब बात करते हैं सी और एफ के बीच में, तो कहां बननी है, सी से परे बननी है, ठीक है। तो सी से परे में देखो बच्चों ये रही, सी से परे बनवानी है अपने को। अब देखो ये सी से सर ने दूर ले ली, तो देखो बड़ी बन रही है ना, देखो पहले से ब्लर हो गई है पहले से कंपैरिजन में, और बड़ी भी हो गई, बड़ा हो गया इमेज, है ना। अब कार्डबोर्ड के से इसको कंपेयर करो कितनी बड़ी हो गई इमेज, ठीक है। अब रखेंगे सर इसको कहां पर, एफ पर, तो कहां बनेगी, अनंत पर, बहुत बड़ी, ठीक है। चलो लास्ट केस भी देख लेते हैं इसका। ओके देखो ये अनंत वाला जो है हमारे पास केस जो है सर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत दूर बन रही है। चलिए ये एफ पर वस्तु को रखा है हमने, और वो कहां पर बनेगी, अनंत पर बनेगी, और वो बहुत बड़ी बनेगी। ये वाले वो लास्ट वाला केस है, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते, मैंने आपको ये करके दिखा दिया था, तो लाइव ही दिखा दिया आपको यार, इधर ही दिखा दिया, तो इसके अंदर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात तो सब कुछ आई गेस समझ आ गई होगी, ठीक है। ये राहुल सर ने भी कोशिश करी है, कैमरा वैमरा खुद का फेस वेस दिखाने की उन्होंने भी कोशिश करी है, ठीक है। तो देखो ये कुछ सामने लगा हुआ है वो दिख रहा है, मैंने भी वीडियो देखा था। देखो हाँ ये हमारे फोन का कैमरा एक्चुअली है ना, फोन का कैमरा उनकी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हो, मतलब नीचे देख सकते हो, लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको मिल जाएगा इसका आपका लिंक, तो आप वहां से देख लीजिएगा। चलो बच्चों अब अपन बात करने वाले उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के 2 ही केसेस होते हैं, एक तो या तो वस्तु अनंत पर रखी हो, या तो अनंत के अतिरिक्त कहीं और रखी हो। हर केस में वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, ये मैंने आपको बता दिया है।
ओके, यही है हमारा, देखो कहीं पर भी रखो आप, उसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो सीधा बनना बनना बनना, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और जैसे पास आते जाओगे उसका प्रतिबिंब बड़ा 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 और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन बनेगा हमेशा छोटा। वस्तु मेरे सामने बड़ी दिख रही है लेकिन इसमें देखो कितनी छोटी दिख रही है। ठीक है, पास आते होगे बढ़ता तो जाएगा साइज, लेकिन होगा आकार हमेशा छोटा वस्तु के कंपैरिजन में। दो केसेस मैंने आपको बता दिए। चलिए तो अपन रे डायग्राम इसका फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। जब वस्तु को अनंत से लेकर आ रहे हैं इस तरीके से, देखो इसने क्या करा, दूर दूर भेजा तो हमने इसको पीछे मिला दिया बच्चों। पीछे मिलाया तो देखो क्या हुआ, इस तरीके से पीछे मिलाया तो ये आके हमारे एफ पर मिल गई। ठीक है, और एक अनंत हमने एफ के अतिरिक्त कहीं और रखा, अनंत के अतिरिक्त कहीं और रखा ए बी। एक प्रकाश की किरण को सीधा डालना है बच्चों, जो प्रकाश की किरण सीधी जाएगी उसको कहां से पास होना चाहिए, एफ से। अब एफ से कैसे पास कराओगे, तो बच्चों बहुत आसान है। पहले तो डॉटेड लाइन बनाया और फिर इसको रिफ्लेक्ट कर दो, ये लो कर दिया। एक को डाल देते हमारे पोल पे, आसान है, ये पोल पे डाल देते, पोल पे डाली, पोल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्योंकि मैंने तो कहा मैं तो सीधा देख ही नहीं, मैं तो सीधा ही देख सकता हूं, तो इसको मुझे पीछे मिलाना पड़ेगा। देखो मिलाने के बाद यहाँ कई इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश, और कंपैरेटिवली छोटी बन गई, जो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी बता दिया। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, ज्यादा हम इसलिए डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। कोई एग्जाम में आपसे अब रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, बट सिलेबस में है इसलिए हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। चलिए तो ये मैंने आपको बता ही दिया। इसने इसके भी रे डायग्राम बनाए, इसने इसको सी पर डाला है, सबसे आसान होता है पी पर डालना, हमने पी पर डाल दिया। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आ गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है आर और एफ में संबंध। वैसे तो सबने पढ़ा ही होगा कि आर और एफ में क्या संबंध होता है, कि आर जो है वो 2f के बराबर होता है, पर इसको प्रूफ कैसे करें, आसान है बच्चों प्रूफ करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अनंत से एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, आ रही है, अच्छी बात है। ठीक है, मुख्य अक्ष की समांतर है, तो कहां से पास होगी, एफ से। बच्चों ये बड़ा वाला एफ है तो ये एफ से पास हो गई। ठीक है, अब मुझे जो संबंध चाहिए वो चाहिए आर और एफ में। अब ये आर और एफ है क्या, पहले वो भी देख लेते हैं अपन। तो ये हमारा सी है और ये हमारा पी है, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो है हमारे पास आर। ये सी से पी तक की दूरी। ऐसी एफ से पी तक की जो दूरी है बच्चों वो है हमारे पास स्मॉल एफ। ठीक है, ये यहां से तक की दूरी। अब क्या करना है, मुझे एफ और आर में रिलेशन चाहिए, अब कैसे निकालूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होकर ऐसे आ गई, मतलब ऐसे आपतित हुई फिर परावर्तित होकर आ गई, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सी से हम एक इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं, अभिलंब डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, सी से इसके ऊपर एक अभिलंब डालने वाले। तो देखो हमने ये सी से अभिलंब डाला, हमने सिर्फ अभिलंब डाला है। तो अब अगर ये अभिलंब डाला है तो अगर ये कोण आई है और ये कोण आर है, और मैंने आपको बोला था ये प्लेन मिरर की तरह यानी एक समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, तो आई आर के बराबर होना चाहिए, हमारे समतल दर्पण से परावर्तित के नियम के अनुसार। ठीक है, अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि इसका मान किसके बराबर है, फाई के लिए मान लिया कि भाई फाई के बराबर है। ठीक है, आसान करने के लिए। तो बच्चों अगर ये कोण आई है तो ये भी कोण आई होना चाहिए, ये वाला देखो जेड बनता हुआ दिख रहा है, ये रहा जेड। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, जेड दिख रहा होगा आएगा सबको, ये रहा देखो, ये रहा जेड। तो ये कोण आई है तो ये भी क्या होगा बच्चों, आई ही होगा। ऐसे एक और बड़ा वाला जेड भी सबको दिखेगा, देखो कौन सा कलर ले, ब्लू ले ले, हाँ ब्लू ले लेते हैं। तो देखो एक और बड़ा वाला जेड दिख रहा है सबको, ये रहा एक और बड़ा वाला जेड। तो बच्चों देखो यहां पर कुल कोण कितना बन रहा है, आई प्लस आर। कितना बन रहा है, आई प्लस आर। ठीक है, तो आई प्लस आर क्योंकि यहां पर बन रहा है तो यहां पर भी कितना बनना चाहिए, आई प्लस आर बनना चाहिए। तो आप यहां पे लिख दीजिए आई प्लस आर। ठीक है ना, कैसे है बच्चों, देखो वापस सुनो, ये जेड बन रहा है आपको दिख रहा है, तो ये पूरा कोण अगर आई प्लस आर है तो ये भी कितना होगा, आई प्लस आर होगा। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करने वाले बच्चों, अपन एक छोटा सा काम करेंगे अपन, वो ये है कि हम हमारे मान लो इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया एम। तो एम से अपन क्या करेंगे, इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो हमने एम से मुख्य अक्ष पर डाला एक लंब, मान लो ये लंब जो है एन पे कहीं कट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे सबको बच्चों को दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज एम एन एफ और एक ये वाला त्रिभुज एम एन सी।
दोनों एक दूसरे के सर्वसम है, मतलब सिमिलर है। तो कैसे सिमिलर है? दो त्रिभुज को देखते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज है, इसको बाहर ले आकर आते हैं, और एक ये वाला त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मैंने आई और आर को ऑलरेडी 5 माना हुआ है, तो बच्चों ये कौन हमारे पास हो गया 5, और ये वाला कौन 5 + 5 हो गया हमारे पास 25। वापस समझेंगे, मैंने आई और आर क्योंकि बोला दोनों बराबर है, उसको मान लिया है 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया हमारे पास 25। अगर 5 के साथ कंफर्टेबल नहीं हो थीटा मान लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला ये कौन कितना है 90, ये हमारे पास m हो गया, ये हमारे पास n हो गया, ये हमारे पास f हो गया, और ये हमारे पास c हो गया। आसान। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, और इसमें निकालेंगे हम tan थीटा का मान। तो देखो त्रिभुज MNF में यहां हम निकालने वाले बच्चों tan थीटा का मान। तो tan 25 बच्चों किसके बराबर हो गया, tan 25 बराबर हो गया MN/FN। ऐसे ही अगर मैं दूसरा त्रिभुज लूं बड़ा वाला MNC, तो इसमें हमारे पास बच्चों बनेगा tan phi। ये बात देखो, फाई ये रहा इसका लंब, ये थीटा के सामने लंब, और आधार क्या है इसका CN, तो MN/CN। आई होप बच्चों यहां तक सबको समझ आया होगा। बच्चों एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो, थीटा सूक्ष्म हो, तो बच्चों साइन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर हो जाता है, और कॉस थीटा का लगभग मान 1 के बराबर हो जाता है। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। प्रूफ नहीं, अगर आपको बिलीव ना हो तो खोलो अपना कैलकुलेटर फोन का, मैं आपके सामने करके बता देता हूं। यार बोलो सर क्यों माने हम आपकी बात, तो देखो बच्चों मेरा कैलकुलेटर है, उस पर ऊपर लिखा है रेडियन, देखो लिखा होगा कॉर्नर में, सबको दिख रहा होगा, आई गेस विजिबल है सबको, नहीं रेडियन गायब हो गया, चलो रुको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब रेडियन दिख रहा होगा सबको। तो मैं कोशिश करता हूं साइन 0.1 का मान निकालने की, है ना। मेरा कौन जो है वो रेडियन में, देखो साइन 0.1 का मान बच्चों मेरे सामने आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा आई गेस मेरे फोन में। मेरे पास इसका मान आ रहा है 0.099999। साइन 0.1 का मान आ रहा है जब थीटा रेडियन में हो, ध्यान रखना डिग्री में नहीं रेडियन में, 0.09999, जिसको लगभग मैं 0.1 लिख सकता हूं। मैंने आपको ये बोला अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर हो जाता है। अब चलो टेन थीटा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं टेन 0.1 का मान निकालने की। तो देखो बच्चों टेन 0.1 का मान हमारे पास आ रहा है 1.0000। इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूं टेन 0.1 का मान हमारे पास आ रहा है 0.1 और आगे आ रहा है हमारे पास 0 ऐसा 3, तो लो जो लगभग 0.1 के बराबर ही है। अगर मैं cos 0.1 का मान निकालूंगा तो आप देख लीजिएगा कितना आता है। आपको मेरी बात पे अगर यकीन ना हो तो आप खुद भी KLC से कर सकते हैं, मेरी KLC में कोई गड़बड़ नहीं है। तो cos 0.1 और इसका मान आ रहा है 0.99, जो लगभग बराबर है 1 के। तो अगर थीटा बहुत छोटा होता बच्चों तो उस केस में जो हमारा cos थीटा होता है उसका मान 1 के बराबर, साइन थीटा का मान थीटा के बराबर, और टेन थीटा का मान भी थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों यही चीज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि यहां पे भी हम सेम चीज बोलेंगे, क्योंकि थीटा बहुत सूक्ष्म है। तो टेन थीटा का टेन टू फाई का मान लगभग 2 के बराबर, और टेन फाई का मान लगभग 5 के बराबर। एक असम्पशन तो ये है। दूसरा असम्पशन ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वक्रित नहीं है, मतलब ऐसा ही है, ऐसे हमारा दर्पण। अगर मैंने बहुत पास से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला बच्चों तो लगभग ये जो हमारा n है वो p के साथ क्या करेगा बच्चों, उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब p और n एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे चूंकि हमारा दर्पण का जो कर्वेचर है, जिसको अपन द्वारक बोल रहे थे, द्वारक छोटा है। देखो जनरली जो लेंसेज होते हैं ना उन सब में कर्व्ड बहुत कम, मतलब बहुत बड़े गोले का पार्ट है, बहुत बड़े गोले का पार्ट। तो यहां पर हमारा जो द्वारक छोटा है, अतः हमारा जो n व p एक ही बिंदु पर होंगे।
पर होंगे। इसी प्रकार एवं हमारा कोण जो है हमारा अति सूक्ष्म है, कोण सूक्ष्म है। तो अगर इन दो अजम्पशंस का मैं ध्यान रखूं तो 10/5 का लगभग मान हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2/5 के बराबर, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो mn का तो चेंज नहीं होगा, एफ एन की जगह मैं रख सकता हूं बच्चों fp, तो मैं यहां पे रख दूंगा fp, क्योंकि दोनों मान के चल रहे हैं कि एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 10/5 का लगभग मान हमारे पास बच्चों आएगा 5 के बराबर, और वो हमारे पास आ जाएगा mn/cp के इक्वल, mn/cp, ये समीकरण नंबर 2। तो बच्चों देखो 2/5 mn/fp के इक्वल है और 5 mn/cp के इक्वल है। कुछ भी कर लो, दोनों को भाग दे दो या 5 का मान यहां पे रख लो, आपकी इच्छा। मैं 5 का मान यहां पे रख रहा हूं, तो ये जो 5 है इसका मान इस वाली समीकरण में रख रहा हूं। तो बच्चों मैं पीछे लिख लेता हूं, तो 5 का मान यहां पे रख देता हूं मैं, यहीं पे हमारे पास जगह हम कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया 2, 5 की जगह देखो कितना आ गया हमारे पास mn/cp बराबर mn/fp। तो बच्चों देखो mn से तो mn गया, मेरे को तो वैसे भी कभी नहीं पता था mn। ठीक है, और देखो cp क्या है, ये रहा cp, क्या है ये r। अगर मैं यूज करूं हमारे साइन कन्वेक्शन का तो उस केस में r का मान आएगा ऋणात्मक, क्योंकि वो इस दिशा में है। fp क्या है हमारा स्मॉल f, वो भी इधर है, तो उसका मान भी कैसा आएगा ऋणात्मक। तो हम लिख देते हैं cp का मान किसके बराबर है -r के, fp का मान किसके बराबर है -f के, रख दो 2/-r अपॉन 1/f माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, r बराबर हमारे पास आ गया बच्चों 2f। बहुत आसान सा रिलेशन था। वापस बता देता हूं, ये कौन लिया अपन ने, एक i का i कॉपी करा, यहाँ पे हमारे पास i+r कॉपी करा, दोनों को मान लिया फाई थीटा, जो आपको मानना मान लो। फिर एक डाला लंब m से इस रेखा के ऊपर, हमने यहाँ पे निकाला 10/5, 10/5 कौन बहुत छोटा है, 10/5 का मान हो गया 2/5, 10/5 हो गया 5, मतलब द्वारक बहुत छोटा है, तो उस केस में m और p क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, अतिव्यापन करेंगे। तो 10/5 ये आ गया, 10/5 ये आ गया, उसको 2/5 और 5 लिख दिया, बस ये 5 का मान इधर रखा, fp का मान रख दिया अपन ने -f, cp का मान रख दिया -r, बस वैल्यू रखी और हमारा रिलेशन आ गया। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों काफी ज्यादा लेट हो गया, ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये जो हमारा दर्पण सूत्र बचा है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बचे हैं, ये वाला हमारा आपकी बुक का ही है, और एक ये वाला, ये करेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और नया वीडियो के साथ, और रेडी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।